सर चलो बच्चों, तो हाँ बेटा बोलो। कुंजुम बोल रही है कि वो रिकॉर्डिंग देख लेगी। अच्छा ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी जिसे के बोलते हैं वो किस किस पे डिपेंड करता है वो जान लिया था। पहला था मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा था स्टोइकियोमेट्री, उसमें फिर हम ऐड भी करते थे तो वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई हो जाता था। ये बता दिया था शायद, नहीं बताया था ना? यस सर, ये बताया था एडिशन और कि बी सब्ट्रैक्शन दोनों करवा दिए थे। हाँ 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 यस सर। ठीक है ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो वो बता दिया था एंड देन लास्ट पार्शियल प्रेशर बता दिया था। बस इतना ही था बेटा उसमें। एक Yes. फैक्टर और है टेम्परेचर, और टेम्परेचर से रिलेटेड फिर एक इक्वेशन भी है, उस पर न्यूमेरिकल भी है, लेकिन वो हमारे लेवल पे नहीं, तो हमें वो पढ़ना नहीं है। मेरी तरफ से इसमें इतना ही था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर आप पीडीएफ देखोगे तो 4th नंबर पे टेम्परेचर दिखेगा जो कि आपको नहीं पढ़ना है। एंड देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के मतलब वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि के यहाँ पे दो हैं, एक है केसी और एक है केपी। केपी जब यूज करना है जब आपको प्रेशर दिया हो, और केसी जब यूज करना है जब आपको कंसंट्रेशन दी हो। कंसंट्रेशन में भी कौन सी? मोलैरिटी वाली। तो मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A + B गिव्स C2 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, इस प्रकार से। क्लियर? और ये सारे के सारे अभी गैसेस हैं, गैसियस। अब इनको मान लीजिए केसी निकालना है ना? केसी निकालना है इसके लिए, तो केसी कैसे लिखोगे? केसी लिखोगे आप C की कंसंट्रेशन 2 और A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन और यहाँ पे 2, इस प्रकार से आप लिख रहे होगे केसी। अब यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन रखते किस में? मोलैरिटी में। याद करो ये कंसंट्रेशन होती क्या है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। N सर क्या वो होता है? 3b है ना, तो b की पावर तो 3 आएगी। लो 3 है, आपको दिखा नहीं, ये कर्सिव राइटिंग है। 3 था, ठीक है। और मोल और यहाँ पे लीटर, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो चीज पुट करने वाले हो, पुट करने वाले हो मोल्स पर लीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ मोल पर लीटर का स्क्वायर, और यहाँ लिख देता हूँ मोल पर लीटर की पावर कुछ भी नहीं, और मोल पर लीटर की पावर 3। आप जरा आराम से देखो तो ये 1 है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा मोल पर लीटर का स्क्वायर और नीचे बनेगा मोल पर लीटर की पावर 4। अब 2 और 4 है तो मेरे ख्याल से आप ऐसे लिखोगे मोल पर लीटर, और यहाँ पे लिखोगे 2 - 4 और आ जाएगा मोल पर लीटर -2। ये हो गई बेटा हमारी एसआई यूनिट के की, केसी की। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट थे उसके हिसाब से ये चीज लिखी है? मान लीजिए कोफिशिएंट कुछ और होते, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे लगे हुए हैं ये अगर कुछ और हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू मोल पर लीटर डेल्टा एन। डेल्टा एन, डेल्टा एन मतलब बेटा प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। आप देख लीजिए प्रोडक्ट 2 था और रिएक्टेंट 3 और 1 4 थे, तो 2 में से 4 गया तो -2 आएगा, 2 में से 4 गया -2। तो इस प्रकार से जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसी प्रकार से अगर केपी करें, केपी तो आप कहेंगे प्रेशर ऑफ सी की पावर 2, प्रेशर ऑफ बी की पावर 3, प्रेशर ऑफ ए की पावर 1। अब प्रेशर किस में रखोगे? तो प्रेशर आप एटीएम में रखोगे या बार में रखोगे? चलो हम मान लेते हैं कि एटीएम में रख रहे हैं, तो फिर कैसे रखोगे? एटीएम का स्क्वायर है ना, 4 एटीएम 5 एटीएम 6 एटीएम जो भी हो, वैल्यू नहीं लिख रहा, जो भी हो, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ यूनिट्स लिखी थी। और यहाँ पे क्या है? एटीएम की पावर 3 और एटीएम। हाँ बेटा सर यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन टर्म लिखी थी, तो मोलैरिटी जो कोई और भी तो लिख सकते थे ना? बेटा हाँ लिख सकते थे, लेकिन ये जो है सारी कैलकुलेशन इन्होंने मोलैरिटी के बेसिस पे करी है ना। हम मोलैरिटी लिया, वेट बाय वेट नहीं लिया, मोल फ्रैक्शन नहीं लिया, नॉर्मलिटी नहीं लिया, फॉर्मुलेटी नहीं लिया, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं ली, सिर्फ मोलैरिटी ली है। ठीक है, और सिर्फ प्रेशर में एटीएम लिया है। हाँ प्रेशर में एटीएम लिया या बार भी ले सकते हो, प्रेशर में तो कुछ भी ले सकते हो, एटीएम भी या बार भी। ठीक है, इस हिसाब से बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ। एटीएम आ जाएगा -2। तो आप नोटिस करो, तो यहाँ भी अगर बात करें जनरल फॉर्मूला की,
जनरल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्मूला मुझे लगता है यहाँ होना चाहिए वही ATM और डेल्टा NG। यहाँ पे NG लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, लेकिन इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, यानी यहाँ पे वही मोल्स कंसीडर करोगे जो सिर्फ गैसियस के होंगे। फिलहाल ये सारे गैसियस के थे तो सारे कंसीडर करोगे। यहाँ पे कौन से करोगे, यहाँ पे सिर्फ गैसियस के करोगे और एक्वस के करोगे, यानी जहां भी एक्वस लिखा हो, जहां भी गैसियस लिखा हो उसको कंसीडर करोगे, सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करोगे। ये मैं क्या बोल रहा हूं अभी बता देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन आ गई कुछ इस प्रकार से कि A सॉलिड, B लिक्विड, C एक्वस, D गैस गिव्स, इक्विलिब्रियम में आ गया है E सॉलिड, F गैस, G लिक्विड। इस प्रकार से एक इक्वेशन है और मैं कहता हूं कि इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखो, Kc का। तो Kc का एक्सप्रेशन ये आएगा Kc इज इक्वल टू, आप इसको नहीं काउंट करोगे, आप इसको नहीं काउंट करोगे, आप F की कंसंट्रेशन को काउंट करोगे और नीचे करोगे, इसको भी नहीं करोगे लिक्विड है, इसको भी नहीं करोगे सॉलिड है, आप C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन ये। और वही बात करें अगर सिर्फ Kp की, तो Kp में आप गैस का सिर्फ एक ही है, प्रेशर ऑफ F अपॉन में यहाँ पे गैस सिर्फ एक ही है, प्रेशर ऑफ D। ये मैं कह रहा था कि Kc और Kp में क्या क्या लेना होता है वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ इतना ध्यान रखो सॉलिड और लिक्विड ये नहीं लेते हैं, सॉलिड लिक्विड नहीं लेते हैं। इसका क्या रीजन है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका लॉजिक है। सर एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क होता है? बेटा लिक्विड मतलब प्योर वही, उसी वही फॉर्म, और एक्वस मतलब उसमें पानी मिला के डाला हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इथेनॉल है C2H5OH, तो उसके ब्रैकेट में आप L लिखोगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो L। लेकिन अगर आपने कहीं HCl लिखा है तो HCl के ब्रैकेट में आप एक्वस लिखोगे, क्योंकि HCl जो है एक्वस KMnO4 कुछ भी, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, बस दैट्स इट। एक्वस मींस पानी में घुला हुआ, ठीक। Yes, sir. चलो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। मैंने बैक एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना, आई थिंक 7.2 कराया था, 7.13 कराया था। यस और नो, एक बार चेक करके बताओ। बैक एक्सरसाइज का 7.2 और बैक एक्सरसाइज का 7.13 करवाया था कि नहीं? नहीं करवाया था? ओके, नो सर बोल नो रहे सर। हो, ठीक है। तो एक बार आप किताब खोलिए, बैक एक्सरसाइज की किताब खोलिए और 7.2 बैक एक्सरसाइज में और 7.13 चेक करिए, बताइए कि आप कर पाएंगे कि नहीं। 7.2 तो बस वही है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दी हुई है, वैल्यू पुट करनी है, काटापीटी करनी है और Kc आ जाएगा। 7.30 में Kc का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको देखकर रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन के आगे जो कोफिशिएंट लगेंगे वो पावर में चढ़ा रखा होगा, बस वो आगे लिख देना है। रेज हैंड कर देना करने के बाद फटाफट। सर 7.5 रहता है। 7.5 रहता है बैक एक्सरसाइज का। तो वो गुलाबी बक्से वाला। बेटा वो तो मुझे पता है 7.5 में से मैंने KPKC 7.5 करा दिया था लास्ट क्लास। मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, रुक जाओ। अभी तो जो मैंने बोला पहले वो मुझे बताओ कि बैक एक्सरसाइज का 7.2 होगा जिसमें SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3 गैस, यहाँ 2 होगा आई थिंक, यहाँ भी 2 होगा आई थिंक। ऐसी रिएक्शन होगी और इनकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी होगी, उसे बस काटा पीटी करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। भूले मत, ये कोफिशिएंट जो है वो पावर में चढ़ा देना। फिर 7.13 में इक्वेशन दे रखी होगी कुछ इस प्रकार से, A की पावर 4, B की पावर 3, C की पावर 2 और D की पावर 5, और कहेगा इससे रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो बहुत आसान है, ये प्रोडक्ट होता है,
ये रिएक्टेंट होता है, तो यानी रिएक्शन रही होगी ये 2C + 5D gives 4A + 3B। ये इक्वेशन हो गई। तो एक बार रेज हैंड कर दो प्लीज जल्दी, ये 2 क्वेश्चन हो गए कि नहीं, फिर हम आगे बढ़े थोड़ा जल्दी। अभिरूप बेटा आपका रेज हैंड नहीं हुआ है। देव, दिशा, कुणाल, लक्ष्यवीर सिंह, जल्दी बेटा थोड़ा स्पीड में। दिशा आपका सर, रेज हैंड नहीं हुआ है। चलो जो ऑफलाइन वाला बैच है वो इससे आगे चल रहा है साथ में? हाँ इससे आगे चल रहा है बेटा, ऑफलाइन में तो सब हो चुका है। सर कितना आगे? बेटा 2 क्लास आगे। उनको मैंने संडे को 2 घंटे पढ़ा दिया था ना, तो 2 घंटे में काफी कुछ खींच गए। ठीक है चलो सर आगे अब बढ़ मैं रहे हैं। फिर उसमें तो नहीं आ पाऊंगा, फिर मैं यहीं पे ही करूँ, क्यों नहीं आ पाओगे उसमें? क्योंकि सर 2 क्लास आगे हो गया ना वो। अरे तुम आ जाओ उसमें, बस आ जाओ, सब समझ आ जाएगा, एक जैसी चीजें हैं सारी, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को बार बार करते हैं वो। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं ये हेडिंग हटा दूं। चलिए अगली है हेडिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बल्कि आज बराबर आ जाओगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही मेरे को याद आ रहा है, लास्ट क्लास हमने ऑफलाइन वाले में दिवांश एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ाया था, तो ये हेडिंग के आसपास ही है हम, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं हो, इसी के आसपास। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 बात कि रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट हुई होगी और बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। सेकंड बात, रिएक्शन स्टार्ट हुए काफी टाइम हो चुका है, मतलब काफी नहीं हो तो थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, थोड़ा सा रिएक्टेंट थोड़ा सा प्रोडक्ट बन चुका है। और तीसरी बात कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे थी तभी इक्विलिब्रियम में आ गई। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला, कोई अगर एक रिएक्शन है A + B gives C + D, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने यहां लिया 10 10 0 0 इनिशियली, शुरुआत में आप इतना लेके चले, और पता है क्या हुआ, जैसे आपने A और B मिलाया ना तो ये इक्विलिब्रियम में आ गए, और इक्विलिब्रियम में पता है जब आए तो इनका रेशो क्या निकला, इनका रेशो ये था 1 1 सॉरी 9 9 1 और 1, ये इनका रेशो निकला और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना, मतलब ए और बी बहुत ज्यादा बच गए और सी और डी बहुत कम बने थे, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। अब इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन तो ऐसी तो नहीं थी कि ये सब बराबर होने चाहिए, इक्विलिब्रियम की तो एक कंडीशन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो स्पीड सेम हो गई होगी, इसलिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। अब इस डाटा को आपको देख के क्या कहना है, इस डाटा को देख के कहना है कि सर अगर आप इसे कंप्लीट कराते हो, वैसे तो कंप्लीट नहीं होगी बच्चों क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, अब कंप्लीट तो होगी नहीं, कंप्लीट मतलब ये सारा का सारा वहां बन जाए, लेकिन फिर भी मान के चलो कि ये कंप्लीट करानी है आपको रिएक्शन, तो आपको इसे कंप्लीट कराने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सेकंड केस ये होता, मान लो ऐसा कुछ होता 5 5 5 और 5 और अब इक्विलिब्रियम में आती, तो अब आप कहते हैं कि सर थोड़ा सा और टाइम लगेगा, थोड़ा रिएक्टेंट बन चुका है, थोड़ा प्रोडक्ट बन चुका है, थोड़ा और टाइम लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट तो नहीं होगी, लेकिन अगर कंप्लीट करवाने के लिए कहना है, किसी को बताना है, किसी को गोली देनी है कि भाई देख 5 5 5 तो हो गया, अभी खत्म होने वाली होगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, ठीक। और अगर तीसरा केस मान लीजिए 1 बचा 9 बचा और ये 9 बचा और अब इक्विलिब्रियम में आ गई, तीनों केस इक्विलिब्रियम के हैं, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, या ऐसे, अगर ऐसे इक्विलिब्रियम में आ गया तो आप क्या कहोगे कि भाई देख रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए थी, ऑलमोस्ट, बस थोड़ी देर और चल जाती ना तो खत्म हो जाती, वो तो ये इक्विलिब्रियम में आ गई तो रुक गई है, वरना थोड़ी सी और देर चलती तो ये खत्म हो जाती। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां बोलोगे रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, यहां बोलोगे appreciable amount of reactant and product is formed, यहां बोलोगे reaction is almost going to complete, reaction is almost going to complete, almost खत्म होने वाली थी। बोलो क्या तीनों केस समझ आ गए, क्या बोलना है तीनों केस? यस सर। रेज योर हैंड कि हाँ सर तीनों लैंग्वेज हमें समझ आ गई कि हमें क्या बोलना है, रेज योर हैंड। एक बार फिर से बता देना। क्या बेटा दोबारा बताना है? रेज हैंड अभिरूप, देव, पीयूष, रेज योर हैंड बेटा अगर तीनों स्टेटमेंट समझ आ गए। सर एक बार फिर से बता देना।
फिर से बता देते हैं। मैं ये कह रहा था कि इनिशियली ना आप 10 10 0 0 लेके चले, एट इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि ये 9 9 1 और 1 हुआ और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, या फिर हो सकता है ऐसे केस में इक्विलिब्रियम में आई हो, या हो सकता है ऐसे केस में इक्विलिब्रियम में आई हो। तो तीनों केस के लिए मैं 3 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। तीनों रिएक्शन हो तो चुकी है इक्विलिब्रियम में, अब तो हिलेंगी भी नहीं, आगे जाएगी तो फिर पीछे आ जाएगी, आगे जाएगी तो फिर पीछे आ जाएगी, आगे जाएगी तो फिर पीछे आ जाएगी, हिलने की तो है नहीं, मतलब ये कंसंट्रेशन तो फिक्स हो गई है। लेकिन अगर मुझे एक स्टेटमेंट बोलना हो कि रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो ये सेंटेंस कहां बोलूंगा? इसके लिए बोलूं, इसके लिए बोलूं कि इसके लिए बोलूं? तो आपको सर इसके लिए बोलूं। फिर मैं बोलूं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, ये सेंटेंस अगर मुझे फिट करना है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो ये कहां स्टेटमेंट फिट होगा? यहाँ पे, यहाँ पे कि यहाँ पे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम, थोड़ा सा बचा है। और मैं कहूँ तीसरा केस कि रिएक्शन 50-50 हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत रिएक्टेंट बन चुका है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बन चुका है, थोड़ा सा टाइम और दे देते तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। तो वो केस कौन सा है? वो केस है सेकंड वाला। बोलो, आया देव समझ? यस सर। ठीक है बच्चों, अब इसके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं केसी की वैल्यू बताओ, तो आप देखो केसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत लो आएगी। देखो ना केसी की वैल्यू होती क्या है बच्चों? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखो प्रोडक्ट बहुत कम है तो केसी भी क्या आएगा? कम। देखो ना प्रोडक्ट बहुत कम बना है। वही बात करूं यहाँ पे, तो आप कहोगे सर केसी की वैल्यू यहाँ पे हाई आएगी। हाई क्यों? आप देखो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। अरे भाई केसी की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट पे आप पुट करोगे 9/9, रिएक्टेंट पे आप पुट करोगे 1/1, तो केसी की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी इसके मुकाबले। ठीक, ये ज्यादा तो केसी भी ज्यादा। और इस केस में क्या होगा? इस केस में केसी की वैल्यू मीडियम आएगी। मीडियम को कैसे लिखेंगे? मीडियम की स्पेलिंग MEDIUM, मीडियम आएगी। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, मतलब सेम क्या, ऑलमोस्ट है। मतलब 6 6 4 4 होता, या 4 4 6 6 होता, या 5 5 5 होता, तो तीनों केस में ऑलमोस्ट रिएक्टेंट भी थोड़ा बन चुका है, प्रोडक्ट भी थोड़ा बन चुका है, इस तरीके से आप कहोगे। अच्छा, और क्या क्या कह सकते हो? और कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, इज जस्ट स्टार्टेड। यहाँ क्या कह सकते हो? रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ क्या बोल सकते हो? क्या बोलोगे यहाँ? रिएक्टेंट, छोटा छोटा लिख रहा हूं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव एप्रिशिएबल अमाउंट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बीच बीच में बन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बन चुके हैं। यहाँ पे रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है। क्यों, किस बेसिस पे बोला है कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई होगी? तो बोला है आपने इस बेसिस पे क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट लो है और यहाँ पे प्रोडक्ट हाई है। ये लाइन आपने क्यों बोली है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है? इसको देखकर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ कि प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत हाई है, प्रोडक्ट यहाँ पे हाई है, और रिएक्टेंट यहाँ पे लो है। सर फर्स्ट यहाँ पे वाले में आपने उल्टा लिख दिया है। Yes, sir. रिएक्टेंट वहां पे हाई होगा और प्रोडक्ट लो होगा ना? रिएक्टेंट हाई होगा और ये लो होगा। एक्चुअली में क्या है ना, सॉरी, थोड़ा सा मैं जो है सो रहा था अभी इससे पहले, और बिना रिवाइज करे, बिना चीजों करे मैं सीधा उतर के आ गया हूँ मैदान में, तो थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो रही है। इससे पहले भी आपने मेरी एक गलती पकड़ी, अब एक और गलती पकड़ी, 2 गलती हो गई, तीसरी गलती नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। तीसरी गलती करते ही 3 बज जाएंगे तब तक तो। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई। अब इतनी बात को जो है एनसीईआरटी किस हिसाब से कह रही है? एनसीईआरटी कहती है कि अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से छोटी है, 10⁻³ से भी छोटी, 10⁻³ का मतलब क्या हो गया? 0.001, इससे भी छोटी वैल्यू अगर केसी की है, तो वो केस कौन सा है? वो केस है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला केस मतलब बच्चों कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं फर्स्ट वाला केस, यहाँ लिख देता हूं केसेस। ठीक है, फिर सेकंड है और थर्ड, कि अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से भी ज्यादा है, तो 10⁻³ से ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि 1000 वैल्यू से भी ज्यादा केसी की वैल्यू आ रही है। तो बेटा केसी की वैल्यू बड़ी कब आएगी? केसी की वैल्यू बड़ी देखो यहाँ आ रही है, जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो ये वाला केस कौन सा है? ये वाला केस है तीसरा केस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ केसेस ताकि तुम्हें ध्यान रहे।
और दूसरा केस आपको पता चल ही रहा है कि बीच बीच की चीज है, मतलब प्रोडक्ट भी ठीक बना है, रिएक्टेंट भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ बना है थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ लिखोगे कि अगर 10 की पावर -3 से बड़ा है केसी और 10 की पावर 3 से छोटा है, -3 से बड़ा और इससे छोटा, तो ये आपकी रिएक्शन जो है सेकंड केस वाली है, ये वाली। ठीक है जी। और ये सारी लाइनें तो मैंने लिखी हुई है, तो ये लाइनें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वरना ये सारी लाइनें यहाँ पे लिखनी होती है एक्चुअल में, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप आराम से देख लो। क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता देता हूँ। देखो, एक रिएक्शन देगा आपको, है ना, और उसकी एक कंसंट्रेशन दे देगा और कहेगा बताओ ये रिएक्शन अभी अभी शुरुआत हुई थी या खत्म होने वाली थी, या सेकंड केस अप्रेशिएबल अमाउंट था रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। तो आप केसी निकाल लेना, केसी निकाल के आप वैल्यू देख लेना बेटा। अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी आ रही हो तो कहना रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट ही हुई थी कि इक्विलिब्रियम आ गया। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, 2000, 3000, 4000, 5000 वैल्यू आ जाए, तो कहना रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लिए थी, इतना में इक्विलिब्रियम पे आ गई। और अगर बीच में वैल्यू कहीं आ रही है तो कहना कि रिएक्शन बीच में थी, ना ज्यादा इधर है ना ज्यादा उधर है, बीचों बीच है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई, ये पैराग्राफ समझ आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आपको रेज हैंड फिर से करना पड़ेगा बच्चों कि हमें टॉपिक समझ आ गया सर, आगे बढ़ सकते हो आप। चलिए 13 बच्चों ने रेज हैंड करा है, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बाद अगली हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, या प्रॉपर बोलूं, प्रॉपर लिख दें अगर तो प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक है ना। इससे भी बड़े प्यारे प्यारे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आप ध्यान से टॉपिक को समझिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं। 14 बच्चों ने रेज हैंड करा, बाकी बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं आया समझ है। कौन कौन है? सौम्रिता है, बस सौम्रिता, आपको नहीं आया समझ, अच्छा कर दिया रेज हैंड। चलो बढ़ते हैं आगे। अब प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मीनिंग है ना। इस हेडिंग में हमको एक टॉपिक पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है रिएक्शन क्वोशंट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन क्वोशंट। ऑफलाइन में देवांश यही लास्ट टॉपिक था, ऑफलाइन में देवांश यही लास्ट टॉपिक पढ़ाया था मेरे ख्याल से मैंने। ठीक है, इसके आगे मैंने पढ़ाया नहीं था। चलो शुरू करने जा रहे हैं। रिएक्शन क्वोशंट क्या है, तो इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और ये रेशो है, रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का। अब आपको देखा देखा सा लग रहा होगा ये कि यार प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो एक और चीज होती थी, क्या होती थी बच्चों बताओ? एक और चीज होती थी, ये तो केसी यानी केपी, केसी केपी कुछ भी कहो। तो सर केसी केपी भी यही था, आप इसको भी यही बोल रहे हो, तो बिल्कुल आप सही हो बच्चों। मैं एक लाइन खींच देता हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप के बोलते हो, वो भी तो यही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? ये जो आप निकालते हो, ये निकालते हो एट इक्विलिब्रियम टाइम, यानी जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तब आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशो लोगे, और वो जो वैल्यू आएगी उसको बोलोगे केसी या केपी, है ना। लेकिन ये क्या है? एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी समय अगर आप रेशो निकालते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, तो आप उसको रिएक्शन क्वोशंट बोल सकते हो। इसको समझाते हैं रिएक्शन लेके। मान लीजिए एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D, और ये इनिशियली ये 10 था, ये 10 था, ये 0 था, ये 0 था, और एट इक्विलिब्रियम जो है वो 2 घंटे बाद आता है। मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कब आएगी? 2 घंटे बाद आने वाली है ना। अच्छा, लेकिन 2 घंटे से पहले ही 15 मिनट बाद ही मैं आया
और मैंने 15 मिनट बाद ही यहाँ लिख देता हूँ एट 15 मिनट, 15 मिनट बाद मैंने इस रिएक्शन को देखा तो इस रिएक्शन में ऐसा कुछ हो रखा था 9 9 1 और 1, ठीक। और एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं तो ये था 6 6 4 और 4 ऐसा था। मैंने आपसे बोला कि भैया 15 मिनट पे मुझे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू बताओ कंसंट्रेशन की, तो आपको कैसे बड़ा आसान है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है C D, रिएक्टेंट क्या है A और B, वैल्यूज क्या है सर, वैल्यूज है 1 1 9 into 9 और ये आ गया बेटा आपका 1/81। अब इस रेशो को आप जो है केसी तो बोल नहीं सकते हो, क्यों, केसी तो इस वाले रेशो को बोलोगे ना, एट इक्विलिब्रियम वाले को, इसको थोड़ी केसी बोलोगे, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्यूसी, ये आपका आ गया क्यूसी, ठीक है। यानी क्यूसी जो है किसी भी समय पे अगर आपको रेशो निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप उसे क्यूसी बोलोगे, आराम से देख लो। अब वही मैं कहता केसी बताना इस रिएक्शन के लिए, केसी तो बहुत आसान है, बच्चा क्या करेगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आप बता देना कि आपको समझ आया कि नहीं। 4 into 4 लिखूंगा, 6 into 6 लिखूंगा, काटापलटी करूंगा तो 4/9 आएगा शायद, सीधा आंसर लिख दिया मैंने। बताओ रेज योर हैंड कि हाँ सर हमें समझ आया, 4/9 कहां से आया, रेज योर हैंड। 4 into 4 लिखा होगा ऊपर, 6 into 6 लिखा होगा नीचे, काटापीटी करना तो 4/9 ही आएगा। हमने तो याद कर लिया है, आपने पता नहीं करा कि नहीं करा अब तक। चलिए 11 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया है। मलिका तुम तो ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हो। जी सर। रिवीजन करने आए हो? हाँ जी सर। चल, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो, क्या हो गया, कहाँ बैठी हो? घर में ही हूँ सर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब 40 मिनट भी होने वाले हैं, आई थिंक 7 मिनट बचे हैं अभी, ठीक है। शुरू, तो ये रहा केसी, ये रहा क्यूसी। एक बात जरा ध्यान से देख के बताओ, चैट बॉक्स में लिखना, थोड़ा जल्दी चैट बॉक्स में लिखना, क्यूसी बड़ा लग रहा है या केसी, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, क्यूसी बड़ा लग रहा है या केसी, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में, क्यूसी की वैल्यू बड़ी लग रही है या केसी की वैल्यू। अरे आयुषी एवरीवन करके लिख दिया, मलिका एवरीवन करके लिख दिया, सब बच्चे चीटिंग कर लेंगे, और मलिका गलत लिखा है बेटा, ध्यान से देखो थोड़ा आंसर को, मलिका अच्छे से देखो कौन बड़ी वैल्यू है कौन छोटी, मैं बड़ी वैल्यू पूछ रहा हूं, बड़ी वैल्यू। ओके सर, समझ गई। चलिए तो सब बच्चों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड। हाँ जी, तो आपको देख के साफ पता चल रहा होगा बेटा कि ये वैल्यू जो है ये है 0.444 समथिंग आएगी, है ना, 4/9, 9 चौके 36, ना जाने का 0, 36 4 बचा, फिर 0 40, फिर 36, फिर 4 बचा, 0.44444 आएगा। यहाँ पे 0.44 नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू, छोटी बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 1/81 है ना जाने का 0, फिर 0.0, फिर ऐसे करके डन। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे केस में आप देख सकते हो कि क्यूसी जो है वो छोटा है केसी से, ठीक है, क्यूसी जो है केसी से छोटा है। अब एक बात बताओ, क्यूसी केसी से छोटा है, ये तो आपने यहां देख के बताया। अब मैं आपसे पूछूं कि 15 मिनट पे आप ये रिएक्शन थी, अभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, 15 मिनट पे पूछ रहा हूं, 15 मिनट पे, कि 15 मिनट से रिएक्शन आगे जाने वाली है अभी या पीछे जाने वाली है या अभी जाएगी नहीं, बताओ। सर आगे जाएगी। इस सिचुएशन पे वेरी गुड, सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर इस रिएक्शन इस स्टेट पे ना अभी रिएक्शन और आगे जानी बाकी है सर, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आना है सर उसको, और इक्विलिब्रियम में तो सर ये रेशियो रहता है, अभी तो ये 9:9 है, अभी तो ये और कम होगा, ये और बढ़ेगा, 1:1 वाला और बढ़ेगा, ये और घटेगा, तो इसके लिए सर इसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो बच्चों कभी भी अगर क्यूसी छोटा है केसी बड़ा है तो ऐसे केस में ध्यान रखना रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आराम से चेक कर लो। ये रिलेशन आपसे पूछ के लिखा है, मैंने डायरेक्ट थ्योरी नहीं पुट करी आपके सामने कि याद करो याद करो, आपने कहा मुझे कि ऐसा है। अच्छा मान लो कि एक बच्चा रेशो लेके आया है क्यूसी का, एक रिएक्शन के लिए क्यूसी लेके आया और वो क्यूसी की वैल्यू ना केसी की वैल्यू के बराबर ही निकली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ होगा इसने जो क्यूसी निकाला
वो एट इक्विलिब्रियम टाइम पे ही निकाला होगा। तो मैं लिख देता हूं कि अगर क्यूसी केसी के बराबर ही आ गया है तो ऐसे केस में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूं आपको एक बात समझ आ गई। अब तीसरी बात और थोड़ी सी अटपटी सी बात है, पर पहले रिजल्ट सुन लो उसके बाद बताना, ठीक है। मान लो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ जाए केसी से, तो बैकवर्ड जस्ट इनको देख के बता दो कि अगर क्यूसी ज्यादा आ रहा है केसी से तो ऐसे केस में रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी। तो एक बच्चे ने अभी बता दिया बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ठीक है। सर वो तो इक्विलिब्रियम से आगे जाएगी ही नहीं। हाँ बेटा वो मैं बता रहा था, आपने सारा सस्पेंस खराब कर दिया। देवांश रुक जाओ, बता रहे थे बेटा। बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। यहाँ तक ये 3 रिजल्ट्स आपको याद करने थे। अब जैसे कि देवांश ने बोल ही दिया कि सर जब वो यहाँ पे बराबर हो जाता है तो क्यूसी ज्यादा कैसे जाएगा फिर। जैसे ये 9911 है तो अब ये 6644 हो जाएगा। उसके बाद ये रेशियो तो चेंज ही नहीं होता सर ये रेशियो चेंज ही नहीं होता समय के साथ। तो आपकी जो क्यूसी की वैल्यू है वो एक्सटेंड कैसे कर सकती है केसी को। केसी के बराबर तक तो आ सकती है, यहां तक आ सकती है। देखो 15 मिनट पे यहाँ थी, 20 मिनट पे कुछ होगी, 25 मिनट पे कुछ होगी, 1 घंटे पे कुछ होगी, फिर 2 घंटे पे इसके बराबर आ जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा कैसे जाएगी तो उसको मैं बताता हूँ। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मैं काफी क्लोज आ जाता हूँ कैमरे से ना, यहाँ पे आ जाता हूँ। एक्चुअली में यहाँ रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, पर बात करते करते यहाँ जाते हैं। चलो इसे अब कहाँ से मिटाएं, ये मिटा देते हैं। अब सुनो उसका लॉजिक इस बैकवर्ड वाले का। ये भी बर्तन बंद बर्तन है और आपने ए लिया, बी लिया और ये सी लिया और डी लिया और ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है 6644। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है 6644। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वही मैंने ऊपर लिख दिया 6644। अब आपने पता क्या करा, आपने ढक्कन खोला यहां से और सी और डी डाल दिया। सी एंड डी आपने ऐड कर दिया, आपने सी और डी इसमें ऐड कर दिया। तो आप ध्यान से बताओ, अगर सी और डी ऐड कर दिया है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की वही रही है, तो फिर क्यूसी की वैल्यू बड़ी नहीं आ जाएगी, क्योंकि क्यूसी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बढ़ गया तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना, पहले तो ये चीज बताओ। यस सर। यस ठीक है, ओके। अब सर बैकवर्ड जाने का क्या सेंस बनता है सर, बढ़ गई तो बढ़ गई सर। तो बैकवर्ड जाने का ये सेंस बनता है बेटा कि रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहती है। रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने आप को ठीक कर लेगी। जैसे आप अभी जिस भी सिचुएशन में है ना, आप किसी भी सिचुएशन में है, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, पढ़ाई का बर्डन है, दोस्तों का बर्डन है, किसी और प्रकार का बर्डन है, फैमिलीज की प्रॉब्लम है, तो आपने अपने आप को सवाल जो कहते हैं ना संभालना सीख लिया है, आप इक्विलिब्रियम में आ चुके हो। ठीक, अब जैसी कोई कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है आप उसको फटाफट रीबैलेंस कर लेते हो। आप फटाफट उसको रीबैलेंस, मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम में हो, फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ इक्विलिब्रियम में हो गया यार, हाँ तो ये रेगुलर हो गया, रोज की हैबिट है, मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। जैसे किसी दिन सडनली वो बढ़ जाएगी कोई प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, तो उसका आप सॉल्यूशन ढूंढना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम में रहना पसंद है, आप रीएडजस्टमेंट नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढोगे और वापस से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेकर आ जाओगे। तो वैसे ही कुछ है, इस सी और डी जैसे आपने डाला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती, इस केस में क्या आती है 4/9 आती है ना इस केस में वैल्यू, अब 4/9 से कुछ और आने लगेगी। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि वापस वैल्यू 4/9 आ जाए, 4/9। उसके लिए क्या करेगा, ये थोड़ा सा अमाउंट बैकवर्ड भेज देगा, कहेगा भाई हम इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेट्स से अब वो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे सोचनी पड़ेगी कि 4/9 कैसे आएगा। किसी के दिमाग में है कुछ वैल्यू, तो बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ जो यहाँ ऐड करूं तो वापस वहां थोड़ा सा भेजूं और केसी वापस से 4/9 आ जाए। कुछ ऐसा दिमाग में है आपके?